फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एग्रो एकेडमी। फिर से आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूँ। इसका नाम है एग्रो एकेडमी, जिसपे हम सारे कल्टीवेशन देख रहे हैं। तो आज का हम नया कल्टीवेशन लेके आए आपके लिए हॉर्टिकल्चर का। कल्टीवेशन चालू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दे, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। तो आज का जो मैं कल्टीवेशन आपके सामने लेके आया है वो कल्टीवेशन है हॉर्टिकल्चर पपाया का। पपाया का कल्टीवेशन आज हम देखने वाले हैं। कौन कौन से पॉइंट्स लगते हैं एग्जाम के लिए, वो पॉइंट्स आज के आप क्लियर कर देने वाले हैं। कौन कौन से प्रैक्टिसेस ऑपरेशंस किए जाते कल्टीवेशन ऑफ पपाया में, वो पॉइंट्स हम आज देखने वाले हैं। कौन सी सॉइल लगती है, कौन से कैसी प्लांटिंग होती, कैसी सोइंग होती, उसकी कैसा इरिगेशन दिया जाता, कौन से डिसीज आते, पेस्ट आते, ये सब पॉइंट्स आज यहाँ पर क्लियर कर देने वाले हैं। आज आपका जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी ओवरऑल कल्टीवेशन ऑफ पपाया, वो यहाँ पर आज क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपको सभी पॉइंट्स क्लियर कर देने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, चालू करते हैं अपना कल्टीवेशन पपाया। तो इस कल्टीवेशन में सेम पैटर्न, आपको हेडिंग डालना है ऊपर पपाया, उसके नीचे हमें लिखना है बॉटेनिकल नेम। बॉटेनिकल नेम ऑफ पपाया इज कैरिका पपाया। इजी है ध्यान में रखने के लिए। बॉटेनिकल नेम ऑफ पपाया इज कैरिका पपाया। कैरिका पपाया ये बॉटेनिकल नेम हमने लिख दिया। उसके बाद उसके नीचे उसकी फैमिली क्या है, फैमिली ऑफ पपाया इज कैरिकेसी। फैमिली ऑफ पपाया इज कैरिकेसी। बहुत इजी है, बॉटेनिकल नेम से ही हम उसकी फैमिली लिख सकते हैं। बॉटेनिकल नेम हो गया कैरिका पपाया, उसका कैरिका लेके हमें फैमिली लिखनी है कैरिकेसी। तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर हो गए, बॉटेनिकल नेम कैरिका पपाया, उसके बाद फैमिली कैरिकेसी। तो हमारा तीसरा पॉइंट आता है ओरिजिन। ये पपाया जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, उसका उद्गम क्या है, कहाँ से वो आया है, कहाँ से उसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। तो उसका ओरिजिन जो है वो है मेसोअमेरिका। ओरिजिन ऑफ पपाया इज मेसोअमेरिका। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, ओरिजिन ऑफ पपाया इज मेसोअमेरिका। उसके बाद का जो हमारा पॉइंट आता है वो है क्रोमोसोम नंबर। पपाया का क्रोमोसोम नंबर क्या है, तो पपाया का जो क्रोमोसोम नंबर हम देखें तो क्रोमोसोम नंबर ऑफ पपाया इज 9 इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ पपाया। तो ये चौथा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया यहाँ पर, क्रोमोसोम नंबर ट्वाइस n इज इक्वल टू 9। तो ये 4 पॉइंट्स हमने क्लियर कर ले, जो हमें कंपलसरी लिखने हैं पेज के एक साइड में। तो ये 4 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए। कौन से बॉटेनिकल नेम कैरिका पपाया, फैमिली कैरिकेसी, उसके बाद जो है वो ओरिजिन जो है वो मेसोअमेरिका, उसके बाद जो है क्रोमोसोम नंबर 9, क्रोमोसोम नंबर ट्वाइस n इज इक्वल टू 9। ये 4 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए। तो ये 4 पॉइंट्स लिखने के बाद हम आते हैं हमारे 5वें पॉइंट के ऊपर, जो कि 5वां पॉइंट हमारा है सॉइल एंड क्लाइमेट, जो कि हमेशा रहता वही पॉइंट यहाँ पर लिखना है हमें, सॉइल एंड क्लाइमेट। तो पहले वो देखते हैं हमें क्लाइमेट किस तरह का लगता है। तो क्लाइमेट जो चाहिए, हमारा जो क्रॉप है पपाया का वो ट्रॉपिकल क्रॉप है, ट्रॉपिकल रीजन का क्रॉप है। तो हमें जो क्लाइमेट लगता है वो लगता है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड फॉर द पपाया क्रॉप। तो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट लगता। उसके बाद जो है हमें टेम्परेचर कैसा चाहिए, टेम्परेचर किस तरह का टेम्परेचर चाहिए हमें पपाया के क्रॉप के लिए। तो टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर देखा जाए तो 30 to 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें उसका जो है वो टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर रिक्वायर्ड कितना होता पपाया के लिए, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द पपाया कल्टीवेशन। तो ये जो हो गया ये टेम्परेचर का हो गया। एनुअल रेनफॉल कितना चाहिए, तो रेनफॉल देखा जाए तो यहाँ पर 600 to 800 mm एनुअल रेनफॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द पपाया कल्टीवेशन। 600 to 800 mm इतना जो है वो हमें रेनफॉल रिक्वायर्ड होता है पपाया के क्रॉप के लिए। तो ये हो गए क्लाइमेट के पॉइंट। अब हमें लेने सॉइल के पॉइंट। सॉइल के पॉइंट में देखा जाए तो वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, वेल फर्टाइल सॉइल चाहिए। Well drained, well fertile soil is required, is successful for the cultivation of papaya. उसके बाद जो है वो स्पेशली देखा जाए तो एल्यूअल सॉइल और सैंडी सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल इज मोस्ट सक्सेसफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पपाया। ये हो गए सॉइल के पॉइंट, सॉइल कैसे चाहिए। और जो सॉइल का पीएच जो हमें लगता है वो सॉइल का पीएच जो है नॉर्मली 6 to 7 के बीच में हम पीएच चाहिए सॉइल का। सॉइल का जो पीएच रहता कल्टीवेशन ऑफ पपाया के लिए वो नॉर्मली 6 to 7
के बीच में जो है वो पीएच रहता है पपाया के लिए। तो ये हो गया यहाँ पर सभी जो सॉइल एंड क्लाइमेट के पॉइंट, क्लाइमेट कैसा लगता है, सॉइल किस टाइप की लगती है, ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए। हो गया सॉइल एंड क्लाइमेट का एक पॉइंट। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता वो है सोइंग का। सोइंग कब करनी चाहिए, कौन सा सीड रेट रहता, कब उसकी सोइंग कौन से सीजन में लेनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ सोइंग कब करते हैं। तो पपाया की जो सोइंग है वो हमें जनरली जो है जून टू सितंबर के बीच में कर देनी चाहिए। पपाया की जो सोइंग है वो जून टू सितंबर के बीच में डन कर देनी चाहिए। और वो जो है रेनी सीजन में, स्पेशली रेनी सीजन में उसकी सोइंग अवॉइड करें। रेनी सीजन में हमें सोइंग करनी नहीं है, अवॉइड करें रेनी सीजन में सोइंग करना। और जो सीड रेट हमें लगता वो सीड रेट है 500 ग्राम पर हेक्टर। 500 ग्राम पर हेक्टर जो है वो सीड रेट हमें लगता है पपाया के लिए, पपाया के कल्टीवेशन के लिए 500 ग्राम सीड रेट जो है हमें लगता है पपाया के कल्टीवेशन के लिए। तो ये हो गया दोस्तों मतलब सोइंग का पॉइंट, सोइंग कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सोइंग का पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है हम आते हैं इरिगेशन के पॉइंट पर। इरिगेशन कैसा करना चाहिए, कितना इरिगेशन चाहिए, कितना वाटर लगता है अपने पपाया के क्रॉप को। तो इरिगेशन पॉइंट में देखें तो इरिगेशन में देखना चाहिए तो एवरी मतलब विंटर में जो है तो एवरी 10 डेज के इंटरवल में हमें वो इरिगेशन करना है। विंटर सीजन में एवरी 10 डेज के इंटरवल में हमें जो है वो अपना ये करना है, इरिगेशन करना है। और जब समर के डेज में देखा जाए तो हमें एटलीस्ट मतलब 4 to 5 डेज के इंटरवल में हमें वो जो है इरिगेशन कर डालना है। विंटर में 10 डेज के इंटरवल में, और जो समर में है वो 4 to 5 डेज के इंटरवल में हमें इरिगेशन करना है। तो ये हो गया दोस्तों इरिगेशन का पॉइंट। हमने देखा विंटर में कैसे करना चाहिए और समर में, विंटर में 10 डेज के इंटरवल में और समर में जो है 4 to 5 डेज के इंटरवल में हमें इरिगेशन करना है। तो इरिगेशन का पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इरिगेशन के पॉइंट से लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो इरिगेशन के पॉइंट के बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेराइटीज। कौन से वेराइटीज रहते हैं अपने पपाया के। तो वेराइटीज देखा जाए तो दोस्तों बहुत आसान है याद रखने के लिए कौन से वेराइटीज रहता। तो वेराइटीज देखा जाए तो मैं आपको यहाँ पर वेराइटीज लिस्ट कर देने वाला हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट वेराइटीज आप नोट डाउन कर दीजिए। तो वेराइटीज देखी जाए तो CO1, CO2, CO3, CO4, CO5, CO6, CO7, CO8, ये जो है वो सेम वेराइटीज है और याद रखने के लिए सीरियल वाइज है और याद रखने के लिए बहुत ही आसान है। ये हो गया सेम वेराइटीज। उसके बाद जो 2 वेराइटीज आते हैं वो है फ्रूट हनी और उसके बाद जो आता है वो है सूर्या। ये हो गया वेराइटीज पपाया का। कौन से बहुत इजी है याद रखने के लिए, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजी है, जल्दी ध्यान में आ जाता है। CO1, CO2, CO3, CO4, CO5, CO6, CO7, CO8, उसके बाद फ्रूट हनी और उसके बाद जो आती है वो सूर्या। ये हो गया मेन वेराइटीज ऑफ पपाया। तो ये पपाया के वेराइटीज मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है, आप नोट डाउन कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर हो गया वेराइटीज का पॉइंट कंप्लीट। वेराइटीज के पॉइंट के बाद से लेकर हम आते हैं पेस्ट पर। इंसेक्ट एंड पेस्ट, कौन से इंसेक्ट है और पेस्ट है जो कि अटैक करते हैं अपने क्रॉप के ऊपर, अपने पपाया क्रॉप के ऊपर। तो इंसेक्ट और पेस्ट में देखा जाए तो इंसेक्ट और पेस्ट में जो है एक ही पेस्ट आता है वो है नेमेटोड, जो ज्यादा करके अटैक करता है अपने पपाया के ऊपर। तो पेस्ट देखा जाए तो एक ही आता नेमेटोड। इंसेक्ट एंड पेस्ट के पॉइंट में जो है पेस्ट आता है वो एक ही अटैक करता है, नेमेटोड। तो ये हो गया दोस्तों इंसेक्ट और पेस्ट का पॉइंट। इसके बाद जो हमारा पॉइंट रहता है वो है डिसीज का। कौन से डिसीज है कि जो अटैक करते हैं हमारे पपाया के क्रॉप के ऊपर। तो डिसीज में देखा जाए तो दोस्तों डिसीज में जो आते डिसीज उसके ऊपर तो पपाया रिंग स्पॉट मेनली अटैक करता है पपाया के ऊपर। उसके बाद जो है रूट रॉट और वीड, ये 3 डिसीज जो है वो मेनली आते हैं पपाया के ऊपर। कौन से हो गया पपाया रिंग स्पॉट, उसके बाद जो है वो रूट रॉट और वीड, ये 3 डिसीज मेनली आते हैं पपाया के ऊपर। तो ये हो गया दोस्तों डिसीज का पॉइंट। यहाँ पर डिसीज का पॉइंट कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जो एक पॉइंट लेना है हमें बीच में कि क्रॉप ड्यूरेशन कितना रहता है हमारे पपाया का। ये पॉइंट नहीं लिया तो चलेगा, मैं आपको जनरली बताता हूँ क्रॉप ड्यूरेशन कितना रहता है अपने पपाया का। तो जनरली देखा जाए तो मतलब 24 to 30 मंथ्स का ड्यूरेशन है वो क्रॉप ड्यूरेशन पपाया का रहता। 24 से लेके 30 तक 24 to 30 मंथ्स का जो है वो क्रॉप ड्यूरेशन रहता पपाया का। ये जनरल आप ध्यान में रखना।
आपको मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये हो गया जनरल क्रॉप ड्यूरेशन कितना रहता है, 24 से लेके 30 मंथ्स तक का क्रॉप ड्यूरेशन रहता है पपाया का। इसके बाद के जो हमारा पॉइंट है वो है हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए, कब हमें हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, कैसे हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, ये पॉइंट्स में हम इस पॉइंट में देख लेंगे। तो हार्वेस्टिंग के पॉइंट में हम देखते हैं, तो हार्वेस्टिंग के पॉइंट में जो है वो आफ्टर 6 मंथ, प्लांटिंग के आफ्टर 6 मंथ जो है वो फ्लावरिंग शुरू हो जाती है अपने पपाया को। आफ्टर 6 मंथ फ्लावरिंग शुरू हो जाती है पपाया को, और उसके बाद 5 मंथ्स के बाद जो है वो हमारे पपाया तैयार हो जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। कैसा मतलब, जब हमने प्लांटिंग की उससे 6 मंथ से हमारे पपाया को फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, और उसके बाद 5 मंथ के बाद हमारे पपाया जो है वो रेडी हो जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। और जब हम हार्वेस्टिंग कब करें, उसका सिम्टम क्या है, तो जब भी हमारा पपाया जो है वो कलर ब्रेक स्टेज में आ जाता है, कलर ब्रेकिंग स्टेज में आ जाता है, तब हमें हार्वेस्टिंग करनी है। वो सिम्टम है पपाया की हार्वेस्टिंग का। जब भी हमारा पपाया जो है वो कलर ब्रेक स्टेज में आ जाता है, कलर ब्रेकिंग स्टेज में आ जाता है, तब हमें हार्वेस्टिंग करनी है पपाया की। तो ये हो गया दोस्तों हार्वेस्टिंग का पॉइंट, कब हमें हार्वेस्टिंग करनी है, तो ये इसमें वो हमने क्लियर कर दिया। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है वो यील्ड कितनी मिलती है पपाया से हमें। तो जनरली जो यील्ड देखी जाए वो यील्ड मिलती है हमें 250 to 300 टन पर हेक्टर। 250 to 300 टन पर हेक्टर का यील्ड हमें मिलता है, 250 to 300 टन पर हेक्टर। ये जो है यील्ड है पपाया का, जनरली यील्ड रहता है इतना पपाया के लिए। और वेराइटीज के हिसाब से देखा जाए दोस्तों, वेराइटीज के हिसाब से जो यील्ड रहता वो है, जो CO2 के लिए रहता वो है 200 to 250 टन पर हेक्टर, और CO3 के लिए देखा जाए तो 100 to 120 टन पर हेक्टर। CO5 के लिए देखा जाए तो 200 to 250 टन पर हेक्टर। CO6 के लिए देखा जाए तो 120 to 160 टन पर हेक्टर। उसके बाद जो है CO7 के लिए देखा जाए तो 200 to 225 टन पर हेक्टर, और CO8 के लिए जो है वो 220 to 250 टन पर हेक्टर। ये जो हो गया ये वेराइटीज के हिसाब से का, वेराइटीज के हिसाब से कितना यील्ड रहता है, ये वेराइटीज के हिसाब का यील्ड हो गया। इसमें CO2 का रहता 200 to 250 टन पर हेक्टर, CO3 का रहता 100 to 120 टन पर हेक्टर, उसके बाद CO5 का रहता 200 to 250 टन पर हेक्टर, CO6 का रहता 120 to 160 टन पर हेक्टर, उसके बाद CO7 का रहता 200 to 225 टन पर हेक्टर, और CO8 का रहता 220 to 250 टन पर हेक्टर। ये वेराइटीज के हिसाब से का ये यील्ड हो गया। तो और हमारा जो मेन यील्ड रहता, एवरेज यील्ड रहता, जनरली जितना हमें यील्ड मिलता वो है 250 to 300 टन पर हेक्टर। तो ये होगा यील्ड का पॉइंट कंप्लीट। यहाँ पर जो हमने सारे पॉइंट्स अब तक देखे वो हो गए हमारे कल्टीवेशन ऑफ पपाया। यहाँ पर हमारा कल्टीवेशन ऑफ पपाया का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। आज हमने जो पॉइंट देखे सारे ये हो गए कल्टीवेशन ऑफ पपाया के। यहाँ पर हमने सब पॉइंट्स क्लियर कर दिया दोस्तों। आपके कौन से स्पेसिस सॉइल रहती है, कैसा क्लाइमेट रहता, कौन सा वेराइटीज है, कैसा यील्ड रहता, कैसे हार्वेस्टिंग करके कैसे कौन से डिसीज आते हैं, कौन से पेस्ट आते हैं। तो यहाँ पर सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। तो ऐसे ही आप मतलब ऐसे ही और कल्टीवेशन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। तो दोस्तों ये होगा हमारा मतलब कल्टीवेशन का पॉइंट कंप्लीट यहाँ पर। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नए कल्टीवेशन के साथ, जो कि रहेगा इतना ही इंटरेस्टिंग। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के पिछले वीडियोस देख सकते हैं। पिछले वीडियोस में हमारे बहुत सारे कल्टीवेशन डाले हुए हैं। तब अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नए कल्टीवेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।